पिछले एपिसोड में एक इविल गॉड अपने सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज करके टैन्यू और उसके साथियों को मारने वाला था, लेकिन फिर भी टैन्यू ने अपने साथियों को बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम जैसा इविल गॉड रिबॉर्न होने के लिए इतने सारे लोगों को धोखा दे रहा है ताकि वो सोल प्यूरिफिकेशन वालों को मारकर खुद रिबॉर्न हो सके, और इसीलिए ये तरीका तो बहुत ही क्रूएल है। फिर वो कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारे डिवाइन ब्लड सैक्रिफाइस फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद तुम धीरे धीरे यहाँ पर मर जाओगे। लेकिन ऐसी बात सुनकर वो इविल गॉड हैरान हो गया था और इसीलिए वो टैन्यू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो मेरे डिवाइन ब्लड सैक्रिफाइस फर्नेस को भी पहचान गए। मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि इविल गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि अगर तुम इसके बारे में जान भी गए तो क्या हुआ, क्योंकि तुम्हें यह भी पता होगा कि डिवाइन ब्लड सैक्रिफाइस फर्नेस से गॉड आर्टिफैक्ट है और इसीलिए तुम अपने सोल प्यूरिफिकेशन वाले कल्टीवेशन से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं एक बार सुप्रीम होंगमैन के नाम से फेमस था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से इविल गॉड की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए वो टैन्यू से पूछता है कि क्या सच में तुम सुप्रीम होंगमैन के रिइंकार्नेशन हो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम अभी डिवाइन ब्लड सैक्रिफाइस फर्नेस को नहीं छोड़ सकते और इसीलिए चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसके बाद हम देखता है कि वो इविल गॉड टैन्यू के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे प्लान के बारे में किसी और को नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मैं फिर तुम्हें भी अपने साथ में लेकर मरने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हें जरूर ही डिवाइन फर्नेस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर के बारे में पता होगा, जो कि अपने 3 लाख माइल्स के दायरे में आने वाले सारे चीज को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि डिवाइन फर्नेस का सोल मर चुका है, इसीलिए अब इसके अंदर असली पावर नहीं बची है, जिसकी वजह से इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर भी केवल 30,000 माइल की दूरी तक ही पहुंच सकता है। जिसके बाद हम देखता है कि इविल गॉड इसके बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, क्योंकि तुम इतने कम टाइम में यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इविल गॉड भी टैन्यू से नहीं डरता और कहता है कि यहाँ से बचने के लिए तुम्हारे पास में कोई और तरीका नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके डिवाइन फर्नेस के चारों तरफ किसी बैंड फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है। फिर वो इविल गॉड से कहता है कि यहाँ पर मैंने एक बैंड फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया है, इसीलिए 3 घंटे के बाद ये अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगा और अब इसीलिए तुम अपने मौत के आने का इंतजार करो। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू ने अपने सभी साथियों को ले लिया था और फिर वो तुरंत यहाँ से बाहर चला आता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि इविल गॉड भी काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि अब इसके रिबॉर्न होने में केवल 10,000 साल का टाइम बचा हुआ था, लेकिन आज टैन्यू की वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है और इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू सभी को लेकर बाहर आ गया था, जहाँ पर यह देखते ही महंगाई उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर हम देखता है कि वो अपना पावर का यूज करके सभी को होश में ला देता है। इसके बाद वो सभी से बता देता है कि 3 घंटे में यह पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली है और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी इसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए जियान उससे पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि 3 घंटे के बाद यहाँ के आसपास की सारी जगह बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए अगर हम जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं गए तो फिर हमारी डेड बॉडी भी यहाँ पर नहीं बच पाएगी। तब इसके बारे में जानकर सभी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वैसे भी इनके पास में इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं था और इसीलिए वे परेशान होते हैं कि वे यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू ने मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था और उससे कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े वाले रूप में आ जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने सबसे बड़े वाले रूप में आ जाता है। तब टैन्यू से कहता है कि मंकी डीमन ही हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा और इसीलिए हम देखता है कि वो सभी लोग मंकी डीमन के ऊपर आ गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि इविल गॉड भी यहाँ पर अकेले नहीं मरना चाहता था, इसीलिए आखिरकार वो अपने डिवाइन फर्नेस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इसकी डिस्ट्रक्शन पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और इसीलिए वो यहाँ चारों तरफ फैलने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सभी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रोक्सी काफी डर गई थी और कहने लगती है कि अभी भी हमें 500 माइल की दूरी तय करनी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि महंगाई को इसके बारे में कोई ज्यादा डर नहीं होता और टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मरकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं मरने दूंगा। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू मंकी डीमन से रुकने के लिए कहता है और इसीलिए मंकी डीमन ने इन सभी को नीचे उतार दिया था। इसके बाद टैन्यू से कहता है कि तुम सभी यहाँ नीचे बैठ जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लेना और जब तक मैं ना बोलूँ तुम्हें से कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जिसके बाद हम देखता है कि वो सभी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, जबकि वहीं टैन्यू यहाँ पर अपने बहुत सारा स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके अलावा हम देखता है कि वो इसमें कुछ गॉड वेपन का भी यूज करता है और फिर मंकी डीमन से कहता है कि मैं अब इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखता है
कि मंकी डिमन भी इसके लिए मान गया था और वो फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हो गया था, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली पावर यहाँ पर तो आती है, लेकिन वो असल में इनका कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू सभी को स्पीड बोट के ऊपर लेकर आ गया था और कहता है कि अब तुम अपने आंखें खोल सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि वो सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर कहता है कि हम सभी तो जिंदा हैं। तब इस यानर हैरान होते हुए टैन्यू से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने किस एबिलिटी का यूज किया और कहीं तुम हमें बचाने के लिए जमीन से उड़ाकर हवा में तो लेकर नहीं गए। लेकिन इसके ऐसे बात सुनकर टैन्यू हंसने लगता है और कहता है कि शायद अभी तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन पावर के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इसके सामने जमीन हो या फिर हवा हो, इसके सामने से कोई भी नहीं बच सकता। फिर वो कहता है हमारी किस्मत सही थी कि हम इसके किनारे पर आ गए, जिसकी वजह से आंख की पावर बहुत ही कम हो गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने टीचर के दिए हुए कुछ हेirloom को सेक्रीफाइस कर दिया और इस तरह से हम इस तबाही से बहुत ही आसानी से बच गए। तभी हुआंको कहता है कि तुमने हमें कई बार बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी टैन्यू को इसके लिए थैंक यू कहने लगते हैं। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अभी हमारे ट्रेनिंग के खत्म होने में 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, जिसका यूज करके हमें यानचेन को जिंदा पकड़ना होगा, जबकि बाकी चीजों को तुम गॉड्स बैटलफील्ड के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो इनसे कहता है कि यहाँ पर 2 स्पेस टाइम फेरी माउंटेन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें यहाँ से 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, जिसमें से कि मंकी डिमन भी तुम्हारे साथ में वेस्ट की तरफ जाएगा, जबकि मैं अकेले ही नॉर्थ की ओर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई इसके लिए रेडी नहीं होती और वो टैन्यू से कहने लगते है कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कहीं वहाँ पर महंगे के सोल बेस से तुम्हारा सामना हो गया तो फिर इस तरह से तुम वहाँ पर खतरे में आ जाओगे। तभी हुआंगफू टैन्यू से कहता है कि मेरे पास में एक आइडिया है, जिस पर टैन्यू कहता है कि बताओ। तब हुआंगफू कहने लगता है कि अभी भी हमारे पास में काफी टाइम है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक साथ में किसी एक फेरी माउंटेन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर हम सभी मिलकर एनिमी को खोजेंगे और जैसे ही किसी को उनके बारे में पता चलेगा वो सिग्नल टैलिस्मैन का यूज करके सबको इसके बारे में बता देगा। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने भी शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम सभी चारों तरफ फैल गए तो इस तरह से एनिमी से सामना होने पर तुम उसमें मारे जा सकते हो, जबकि मैं किसी को भी यहाँ पर किसी खतरे में नहीं डालना चाहता और इसीलिए मैं ऐसा करने के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद भी हुआंगफू कहता है कि अगर किसी को कुछ हो भी गया तो क्या हुआ, क्योंकि इस तरह से हम जरूर इनको खोज पाएंगे और इसीलिए इस तरह से हम यानचेन को पकड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे और वे टैन्यू से कहता है कि तुम हमारे लिए इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, इसीलिए इस बार हम भी तुम्हारे लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखता है कि आखिरकार टैन्यू भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे यहाँ से वेस्ट वाले फेरी माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि यानचेन ने हुआंगफू वाले सेक्टर के एक डिसाइपल को खोज लिया था और इसीलिए वो उससे कहता है कि अब तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि उस लड़के ने सिग्नल टैलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था और वो इस तरह से टैन्यू को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर इसके बाद भी हम देखता है कि यानचेन ने इसे मार दिया था और वो इसके सिग्नल वाले टैलिस्मैन को भी ले लेता है। तभी मेंग आकर कहती है कि अभी यहाँ पर रुकना हमारे लिए सही नहीं है और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि यानचेन भी इसके लिए मान गया था। तो क्या आपको लगता है कि यानचेन और उसके साथी टैन्यू के हाथों से बचकर निकल जाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।